Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with a new chapter. So seed batch का maths का chapter 6 start कर रहे हैं. The name of the chapter is lines and angles and this is going to be the most easy chapter. देखो questions में थोड़े से अलग type के questions आपको मिलेंगे, लेकिन अभी जब हम intro करेंगे ना तो 90% चीजें ऐसी हैं बच्चे जो आप छोटी क्लासेस में करके आए हो, लेकिन ये concepts अगर clear होंगे तो questions में गलतियां नहीं होंगी. So let's get started. सबसे पहले बात करते हैं लाइन. अब ऐसा लगता है यार मैम लाइन क्या पढ़ा रहे हो, ये तो बचपन से हमें पता है. सो इफ आई ड्रॉ दिस, तो क्या हम इसको एक लाइन बोलेंगे? नहीं, ये लाइन नहीं है. अब ये बड़ी गलत बात है भाई, लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि लाइन में क्या होता है ना बेटा, दोनों साइड पे एरोज होते हैं. यही फर्क होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में. दोनों साइड पे एरोज का मतलब है इसको अभी आप यहां भी एक्सटेंड कर सकते हो और यहां भी एक्सटेंड कर सकते हो. ये होती है एक लाइन. जब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, जैसे ये देखो यहाँ अगर मैं इसको लेके जाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 8 सेंटीमीटर लिखा आ रहा है. सो ये 8 सेंटीमीटर का मतलब है कि इसके जो एंड पॉइंट्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये फिक्स है, तभी तो वो 8 सेंटीमीटर की बन रही है. सो ये हमारी होती है लाइन सेगमेंट. सो क्या समझ में आया? अगर आप दोनों साइड से उसको एक्सटेंड कर सकते हो वो लाइन हो गई, एंड अगर फिक्स है एंड पॉइंट्स हमारे, सो वो एक लाइन सेगमेंट हो गई. अब ये रे क्या होता है? रे हमारा इस तरीके से होता है जिसमें देखो एक साइड पे आपका एंड पॉइंट है और एक साइड पे आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो. मतलब ये हो गया आपका फिक्स पॉइंट एंड यहाँ पे ये अभी आगे टर्मिनेट हो सकती है. ठीक है, आगे देखो कोलिनियर पॉइंट्स. अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं बेटा? ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करें. जैसे अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स बना रही हूँ, ये 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट बना रहे हैं, तो हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये जो पॉइंट्स है ना एक स्ट्रेट लाइन पे आ सकते हैं. देखो यहाँ पे ये आ गया ना, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया. मतलब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें. सो दैट मीन्स इन पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. ऐसे ही अगर एक प्लेन पे इस तरीके से पॉइंट्स है, एक यहाँ है पॉइंट, एक यहाँ है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया. अब अगर बच्चे आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, जैसे इसको यहाँ से लेके गए, इसको यहाँ से लेके गए, इसको यहाँ से लेके गए, सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही. यही फर्क होता है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का. ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स हमारे स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, बट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे इधर उधर फैले हुए पॉइंट्स हो गए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चीज जो हम समझेंगे वो है एंगल. अब एक एंगल कैसे बनता है, देखो इस तरीके से एक ये बना दिया मैंने और यहाँ पे चलो एक इस तरीके से बना दिया. सो ये बन गया हमारा एंगल. ठीक है, अब इस एंगल में क्या मिला? इस तरीके से दो रे हैं जिसको हम बोलते हैं आर्म, और इसी में ही जैसे ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसको हम ऐसे नेम देते हैं ना ए बी सी. सो दिस इज एंगल. लिखते कैसे है? एंगल ए बी सी. अगर हम इस एंगल की बात करें वी राइट इट एज ए बी सी. ठीक है, तो ये ए बी सी हो गई वर्टेक्स, एंड ये जो इसकी ये जो रेज जा रही है ये हो गई इसकी आर्म. ठीक है, तो इस तरीके से एक एंगल बनता है. अब एंगल के बहुत अलग अलग टाइप सुने हमने, जैसे एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल, ये एक एक्यूट एंगल है. कैसे बता पा रही हूं मैं? क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है. ठीक है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री से कम है. अगर हम एक 90 डिग्री एंगल की बात करें, देखिए इसमें एंगल्स है ना, सो ये लेते हैं. अगर हम बेटा एक 90 डिग्री एंगल की बात करते हैं तो वो इस तरीके से होता है, मतलब ये आपका 90 डिग्री का एंगल है. सो अगर ये एंगल इस तरीके से बेंड हो रहा है मतलब ये 90 से कम 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 होता जा रहा है. सो जितने एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं. देन 90 डिग्री वाले जो एंगल्स हैं वो होते हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल. इनको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल. और इसी में ही अगर मान लो जैसे ये है एक एंड आपका एंगल इस तरीके से बन रहा है, तो अब इस केस में क्या है? ये हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल है. क्योंकि अगर देखो इसमें अगर हम देखें तो 90 डिग्री कहाँ होगा? इधर होगा अगर हम स्ट्रेट बनाने की कोशिश करें. सो जब 90 डिग्री से इधर इधर बन रहा है मतलब वो 90 से बड़ा 100 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, कुछ भी हो सकता है. सो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है. 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा है, सो ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल. अब बात करें अगर स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या होता है बेटा? इस तरीके से अगर आपके पास एक लाइन है,
एंड ये उस पे जो एंगल बन रहा है ये हमारा होता है 180 डिग्री का। बेसिकली है क्या ये, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से मैं ऐसे डॉटेड लाइन बनाऊं तो क्या है ये 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है। सो 90 प्लस 90 180 डिग्री। सो ये एंगल बन गया 180 डिग्री का, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल होता है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चे, जैसे इन सब एंगल्स में देखें, अगर हम इसमें देखें सो यहाँ पे अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन अगर आप इसकी रिवर्स की बात करो, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सो ये हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे ये एक एंगल था, जैसे यहाँ पे हमने अभी देखा ऑब्ट्यूज का, ये हमारा मान लो एक्यूट एंगल है। सो एक्यूट की बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इस एंगल की बात नहीं करें, हम देख रहे हैं भाई इधर कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसके अलावा एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हमारा होता है एक कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब ये जो पूरा राउंड लेके कंप्लीट होता है ना, ये होता है बच्चे 360 डिग्री का, ये होता है 360 डिग्री का। सो लेट्स सपोज अगर आपको दे रखा है कि ये जो एंगल, ये जो छोटू सा एंगल है, ये अगर मान लो 60 डिग्री गिवन है, एंड अगर आपको ये वाला रिफ्लेक्स निकालना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, इसमें से ये 60 डिग्री माइनस कर देंगे। सो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है वो आ गया हमारा 300 डिग्री। ठीक है, इसीलिए रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं 180 से ज्यादा होते हैं एंड 360 से कम, बिकॉज 360 तो कंप्लीट हो गया तो 360 से तो कम ही होगा एंड 180 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले, इसको ऊपर करते हैं। सो यहां से हमें ये समझ में आया कि 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक समझ लो जितने भी हमारे एंगल्स होंगे सारे कैसे होंगे बेटा, एक्यूट एंगल होंगे। उसके बाद जी 90 डिग्री आ गया तो वो हमारा राइट एंगल होगा। ठीक है, मुझे पता है ये बड़ी बेसिक चीज है, बट ये पता होनी चाहिए, कभी कभी ना हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि रिफ्लेक्स ऐसा होता है, वो तो अच्छी बात है अगर क्लियर हो जाएगा तो। 90 डिग्री हो गया, अब भाई 90 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक जितने भी एंगल्स हैं ये कौन से हो गए, ऑब्ट्यूज एंगल्स हो गए। एंड इसके बाद भाई हमारा 180 डिग्री आ गया, सो वो एक स्ट्रेट एंगल हो गया। एंड उसके बाद अगर हमारा आ गया एंगल 180 डिग्री से 359 तक कर लेते हैं, 180 डिग्री से 359 के बीच में है, सो वो हो गया हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल। एंड अगर 360 डिग्री का बन रहा है तो वो हो गया हमारा एक कंप्लीट एंगल। ठीक है, बेसिक चीज है लेकिन पता होनी चाहिए, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अच्छा है हम एक बार रिवाइज कर ले। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या है, देखो कहीं भी दे रखा है सम, अगर दो अलग अलग एंगल्स हैं एंड उसका सम अगर 90 डिग्री है, मतलब दो एंगल्स थे एंड उनका सम 90 डिग्री है, सो वो हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से अगर आपके पास दो एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री है, सो वो हो गए हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री, मतलब एंगल्स का सम 90 है तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। अब ये एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, देखो अगर मान लो आपके पास इस तरीके से बनाते हैं हम, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एंगल ये बन रहा है बेटा, इसका नेमिंग करते हैं, चलो ए बी सी। सो एक एंगल बन रहा है एंगल ए बी सी बन रहा है एंगल, एक एंगल है एंगल ए बी सी एंड एक एंगल है, इसको डी नेम देते हैं सी बी डी। सो एक एंगल हमारा ये वाला बन रहा है विच इज सी बी डी। सो एक एंगल बना एंगल सी बी डी। अब इन दोनों एंगल में ये जो बी सी है ना बच्चे, ये है एक कॉमन आर्म। सो अगर एक कॉमन आर्म है सो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए। मतलब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो साथ में होते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं उनको,
एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इनमें ये कॉमन आर्म है, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स हो गए। एंड देन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जब हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात करते हैं ना, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है एंड यहाँ पे हमने इस तरीके से एक रे बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे एडजेसेंट एंगल मिल रहे हैं आपको। जैसे एक एंगल ये बन रहा है, मतलब यहाँ से ये देखो बन रहा है ना एक एंगल, इसी तरीके से एक एंगल ये बन रहा है, इसको ऐसे देखो बन रहा है। सो अगर हम इसको देखेंगे सो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ही तो है। लेकिन अगर ये एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, अगर ये एडजेसेंट एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, सो हम इनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इनको क्या बोलते हैं फिर हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लास्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो भाई अगर आपके पास दो लाइंस हैं एंड वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो इस केस में ये एंगल जो है और ये एंगल आप देख सकते हो एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पे एडजेसेंट में हमने साथ वाले एंगल देखे, वर्टिकली ऑपोजिट में हम क्या देख रहे हैं, आसपास ऑपोजिट साइड पे आमने सामने है। सो ये हो गया हमारे, और इसी तरीके से इसके सामने ये वाला एंगल। सो ये एंगल्स हमारे होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इधर भी अगर हम देखें ना बेटा, सो ये एंगल जो है, जैसे ये एक एंगल बन रहा है, इसी तरीके से एक एंगल ये बन रहा है। सो ये जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं अगेन ये भी एडजेसेंट है, लेकिन हम यहाँ पे ऑपोजिट देख रहे हैं। मतलब इस एंगल की जो सामने वाला एंगल है ये हो गया इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसी तरीके से इस एंगल की जो सामने वाला एंगल है वो हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस तो अभी हम देख के आए। अगर दो लाइंस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं भाई ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। एंड अगर कोई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं, उसका क्या मतलब है कि दो लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उनको हम बोल सकते हैं कि वो पैरेलल लाइंस है। मतलब इस तरीके के एक दूसरे के ये पैरेलल है, इसको क्या बोलेंगे, दीज आर पैरेलल लाइंस। ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ये हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, ये इस तरीके से भी हो सकती है, ऐसे देखोगे तो भी इसको हम बोलेंगे भाई पैरेलल है। इसको अगर आप ऐसे स्लैंटिंग वे में लगा दो तब भी ये पैरेलल है। ठीक है, मतलब पैरेलल का मतलब क्या है बेसिकली कि इनका जो बीच का डिस्टेंस है ना बच्चे, ये सेम रहेगा थ्रू आउट। और अगर उनके बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होगा तो लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। सो ये होती है पैरेलल लाइंस एंड ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सियोम 6.1। अब कुछ बीच में थ्योरम्स वगैरह आएंगी, कुछ चीजें आएंगी जिनकी हेल्प से आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब जब एंगल्स आपको क्लियर हो गए, सब चीजों का पता लग गया, तो ये थ्योरम्स भी इजी लगेंगे। ठीक है, जैसे पहली है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर एक लाइन के ऊपर एक रे है, अगर एक लाइन थी हमारे पास और ये रे है, सो उन्होंने बोला एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। उन्होंने बोला मतलब ये जो एडजेसेंट एंगल्स है इनका सम होगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हुआ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल होता है, और स्ट्रेट एंगल हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो यहां से हमें क्या पता चला कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और आपको याद होगा तो हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर लाइन पे एक रे है और ये एडजेसेंट एंगल्स है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप इसी के बारे में इस तरीके से लिखा हुआ, इसको पढ़ो। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन दैट नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। कभी कभी क्या आ जाता है ना क्वेश्चन में कि भैया प्रूव करो कि ये जो एंगल्स है ना इनका सम तो आपको दे दिया कि भैया ये और ये मिलके कितना है, 180 डिग्री है, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये जो एंगल, ये मान लो एंगल x है, ये एंगल y है, तो अगर आपने प्रूफ कर दिया कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल है 180 डिग्री के, तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो मतलब अगर एंगल, सिंपल सी बात उन्होंने करी कि अगर भाई स्ट्रेट लाइन होगी तो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अगर एंगल्स का सम 180 गिवन है तो भैया आप प्रूव कर सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब उसी का ही वाइसा वर्सा है ये। ठीक है, सो याद रखना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री बोले तो 180 डिग्री सम होगा एंगल्स का। ठीक है,
चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो थ्योरम 6.1 सेज इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी सीख के आए हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर आपके पास इस तरीके से दो इंटरसेक्टिंग हमारे पास ऐसे मतलब लाइंस हैं, सो मान लो अगर ये एंगल जो है 30 डिग्री का है तो भाई इसका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना ये भी 30 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल लेट्स सपोज 45 पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं बस रैंडम बता रही हूँ, अगर ये 45 है सो ये भी एंगल आपका 45 होगा। अच्छा मैंने ये क्यों बोला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो भाई 45 90 होगा और 30 60 होगा, टोटल तो 360 होना चाहिए ना, 360 बनेगा नहीं है, इसलिए बस मैं आपको समझा रही हूँ कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 6.6 लाइंस विच आर पैरेलल टू। अब अच्छा ये सोच रहे हो कि यार सीधा यहाँ पे थ्योरम 6.1 से 6.6 कैसे आगे, क्योंकि अगेन हम रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं तो बीच में से एनसीईआरटी के काफी सारे टॉपिक्स वगैरह हटे हैं, सो जितने अब टॉपिक्स बचे हम उसके हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, सो थ्योरम सेज लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। देखो अगर आपके पास ये दे रखा है, ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, नाम दे देते हैं L है और ये लाइन M है, और हमें पता है L जो है ना वो पैरेलल है M के, लाइन L पैरेलल है लाइन M के। अब आपको कोई आके बताता है कि यार एक ये और लाइन है N और ये जो M है ना ये पैरेलल है N के। सो भाई अगर L पैरेलल है M के और M आगे पैरेलल है N के, सो दैट मीन्स ये जो L और N है ये भी आपस में पैरेलल होंगे। सो यहां से आया लाइंस विच आर पैरेलल टू दी सेम लाइन। अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सो वो आपस में हमेशा पैरेलल होंगे। ठीक है, समझ में आया, मतलब यहाँ पे ये तीन लाइंस है जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की। देखो पैरेलल लाइंस तो आपको पता ही है, इस तरीके से ये लाइन अगर ये आगे जाके कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इनका बीच का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, तो वो हमारी पैरेलल लाइन हो गई। अब इस लाइन के अंदर अगर ऐसे करके मैं यहाँ पे एक लाइन डालती हूँ कि पैरेलल लाइंस में एक ऐसे लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, सो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो अब इसमें बनते हैं कुछ एंगल्स, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे देखो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, अब एक एंगल यहाँ बन रहा है इस ट्रांसवर्सल के साथ, यहाँ पे भी ये बन रहा है, सो ये दोनों क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये और ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। यहाँ वाले एंगल की बात करो सो अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वाले एंगल की बात करो ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग। सो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग का सेम बताऊं तो मतलब होता है सेम पोजीशन। जैसे इस पैरेलल लाइन पे इस पोजीशन पे जो एंगल है इस पैरेलल लाइन पे उसकी पोजीशन यहाँ हो गई, सो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो अगर लाइन आपको पैरेलल दे रखी है और एक ट्रांसवर्सल दे रखा है तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये हमेशा बेटा इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये एंगल 30 डिग्री है दैट मीन्स ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, 30 है ये भी 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। एक बार और एग्जांपल देख लो, जैसे ये ट्रांसवर्सल है हमारी, अगर मैं इस वाले की बात कर रही हूँ तो आपको पोजीशन कैसे चेक करनी है कि ये पैरेलल वाली लाइन थी और ये ट्रांसवर्सल थी, तो पोजीशन यहाँ पे। अब ये पैरेलल वाली लाइन है, ये ट्रांसवर्सल थी, तो कौन सी पोजीशन की बात हुई है? इसकी। सो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, समझ में आया। चलो इसको रब करके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? सेम पहले पैरेलल लाइन बना लेते हैं, एक ट्रांसवर्सल बना लेते हैं। अब इसमें देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे होते हैं, जैसे ये एंगल है, पहली बात तो इंटीरियर बोला है तो यहाँ पे अंदर देखेंगे, पैरेलल लाइंस के अंदर। कॉरेस्पॉन्डिंग में हम बाहर भी देख रहे थे, अंदर का मतलब है इस एरिया में ये जो अंदर एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर लिखा है ना। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? एक ये, पहले तो एंगल देख लो, एक ये अंदर एंगल बना हुआ है, एक ये बना हुआ है अंदर, एक ये है और एक ये है, 4 एंगल्स है हमारे पास। अब बोला है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ऑल्टरनेट का मतलब है कि ये एंगल
इस एंगल की बात हो रही है, ये एक पेयर है इस एंगल और इस एंगल में, ये क्या है देखो इस तरीके से क्रॉस में है ना, सो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब अगर ये 30 डिग्री दे रखा होगा सो ये भी 30 हो जाएगा, हम बार बार 30 बोल रहे हो, एक्स वाई में समझ लेना, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, एंड एक पेयर हो गया ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, इसका पार्ट ये हो गया पेयर, सो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। फिर से देख लो, ये आपके पास दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिमिलरली ये एंगल इसके यहाँ पे ये वाला एंगल, सो ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल प्रोवाइडेड कि जो लाइंस है वो पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल जा रही हो, ठीक है। चलो लास्ट देखते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखो फिर से अपनी दो पैरेलल लाइन बना लेते हैं इस तरीके से। अब एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल और ये एंगल, अब ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे ये एंगल और ये एंगल है, इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल किसी ने नहीं बोला, यहाँ पे क्या होता है एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है सो दैट मीन्स x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y करोगे सो वो 180 के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये आपके पास एंगल y है, ये आपके पास एंगल x है, सो अगेन y प्लस x 180 होगा। अब एक बात मुझे और बताओ, मैंने इसको y और इसको x क्यों लिया, क्योंकि भाई भूलना नहीं है ना, ये एंगल और ये एंगल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना, तो ये y है तो ये भी y ही होगा, और ये x है तो ये x होगा। सो मोटी मोटी बात ये है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब उनके जो सम है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट एक चीज समझते हैं, बाइसेक्टर। बहुत जगह पे आप ये वर्ड सुनोगे बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है बच्चे, अगर जैसे एक एंगल बना लेते हैं, चलो पहले अगर हमारे पास ये एंगल है और इस एंगल का, पहले मैं एंगल बनाती हूँ, ये एंगल हो गया, एंड अगर इस एंगल का एक बाइसेक्टर आ रहा है, इस एंगल का अगर बाइसेक्टर आए तो बाइसेक्टर का काम क्या होता है, वो किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये पूरा एंगल आपका बच्चे 60 डिग्री था तो इस बाइसेक्टर की वजह से क्या होगा कि ये एंगल 30 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, मतलब इस बाइसेक्टर ने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो बाइसेक्टर क्या काम करता है, किसी भी, जैसे अगर एक सिंपल लाइन है और इस पे बाइसेक्टर आ रहा है तो वो क्या करेगा, इस लाइन को, इस पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये काम होता है बाइसेक्टर का, ठीक है। समझ में आ गया। सो विद दिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है खत्म। अब जो सारी चीजें हमने अभी इंट्रोडक्शन में सीखी है ना, ये सभी कंसेप्ट्स हम लगा देंगे अपने क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।